फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ रहे थे जो 100 मार्क्स हिंदी हैं और छठा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो अधिक से अधिक समझ में आएगा। उस वीडियो में हम उसका सारांश कराए हैं फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड में उसमें का 1 से 5 तक क्वेश्चन कराए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। चलिए तो छठा क्वेश्चन है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। तो इसका कारण क्या था? दक्षिण जो बिहार है उसमें क्रांतिकारी विचार फैल गया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक जगह बगावत हो रहे थे, उनको भगाने के खिलाफ अनेक जगह षड्यंत्र रचा जा रहा था। जो दक्षिण बिहार था उसमें बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो गए थे। ऐसे भी बताए थे कि इस कहानी में क्या चीज़ के उल्लेख किया गया है, तो बिहार के चंपारण में बहने वाली गंगा नदी, उसके किनारे बिखरी संस्कृति, नीलहे किसानों पर जो चंपारण में अत्याचार किए जा रहे थे, इन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे भी जब आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें जो बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने अपना प्रथम आंदोलन वहीं से स्टार्ट किए थे। तो जो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों नहीं दिलचस्पी ली, इसका कारण यही था कि दक्षिण जो बिहार था उसमें क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो गए थे और वो क्रांतिकारी भावना अन्य जगह न फैल पाए। यहाँ अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दूसरे जगह यह बात फैले कि यहाँ अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब दबाया जा रहा है, इसको भगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गंगा पर पुल नहीं अंग्रेज़ों ने बनाने में दिलचस्पी नहीं ली ताकि यह भावना अन्य जगह न फैल पाए। देखिए आंसर है जो हम पढ़ दे रहे हैं, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। तो इसको आप लिख सकते हैं, अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे, अंग्रेज के खिलाफ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गए थे। अगर क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगह फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक क्रांतिकारी विचार अन्य जगह फैले, इसलिए वह गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। यानी वो सब नहीं चाहते थे कि जो एक क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुआ है यह अन्य जगह फैले, इसलिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। चलिए तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो आप लोग जानते हैं कि ओ सदा नीरा में चंपारण में जो भी आंदोलन हुए हैं वह गांधी जी ने पहला आंदोलन वहीं से चंपारण से स्टार्ट किए थे 1917 में। तो वहाँ पे गए तो देखे कि यहाँ के जो भी अस्थायी निवासी हैं उनके पास शिक्षा नहीं है, वो सब एकजुट होकर कोई मतलब आंदोलन नहीं कर रहे हैं जिससे अंग्रेज़ यहाँ से भागे। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यहाँ एकजुट करने के लिए, इन लोगों के दिल में देश के प्रति भावना उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो वहीं पूछ रहा है चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो इसको लिख सकते हैं कि गांधी जी के विचार थे, विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय उन्होंने क्या सोचा कि इन लोगों के पास शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा है, गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बरहाड़वा, मधुबन और भितिहारवा में आश्रम की स्थापना की। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया। विदेश से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि अच्छा से शिक्षा दे सके। तो गांधी जी ने यही शिक्षा संबंधी चंपारण में काम किए हैं। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, यानी वो शिक्षा क्या मानते थे। तो वो मानते थे कि शिक्षा से ही अगर किसी छोट बच्चा को अगर जब भी तालीम दी जाए यानी प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, उसी समय उसे किसी काम करने योग्य भी बना दिया जाए। यानी पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल काम भी उसको सिखाया जाए ताकि आगे चलकर वह सफल हो सके। तो यही गांधी जी के यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो गांधी जी के शिक्षा के मुख्य मकसद था
बच्चे के संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। यानी कि मानते थे कि बच्चे में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। अक्षर ज्ञान तो इस उपदेश की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वह बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने की बजाय मंद बुद्धि बना देता है। यानी ये गांधी जी मानते थे। एक 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो ये आश्रम गांधी जी ने खोले थे 3, बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा, 3 आश्रम की स्थापना किए थे 3 गांव में। उसी में पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जिसे गांधी जी ने बेलगांव यानी कि कर्नाटका से बुलाए थे ताकि इस आश्रम में रहकर अच्छे शिक्षा दे सके और अंग्रेजों के प्रति जो उन लोग के दिल में भय है, डर है, उसको दूर कर सके। तो यही पूछ रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो आप लिख सकते हैं पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, एक गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े हैं निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगावा से भितिहरवा बुलाया था ताकि यहाँ लिख सकते हैं ताकि आश्रम में शिक्षा अच्छा से दे सके। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत से लड़का लिखने में भी असकत करता है, इसलिए 3 ठो क्वेश्चन लिख दिए हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेगा, अपने मोबाइल में रहेगा और 2-4 दिन देखेगा, इस तरह याद हो जाएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख किया गया है। तो गांधी जी के सबसे बड़ी सीख थी कि निर्भीकता और ईमानदारी, यानी किसी से डरना नहीं। जैसे कि जहाँ भी अंग्रेज रहते थे वहाँ कि जो भी स्थायी निवासी है उसको डरा धमका कर रखते थे ताकि कोई भी आंदोलन भावना ऐसा न छिड़े। तो वो मानते थे कि निर्भीकता यानी किसी से डरना नहीं है और ईमानदारी से रहना है। यही इनके 2 सीखों के इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 सीख हैं, निर्भीकता और ईमानदारी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वाले को दी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी थी कि सत्यता को तोलना, ईमानदारी थी। और यहाँ लिख सकते हैं ईमानदारी थी और सत्यता को तोलना, यहाँ और होगा। सत्यता का तोलने का मतलब हुआ कि कोई भी बात जब वो सुनते थे तो उसको मतलब सबसे पहले उसका जांच पता करते थे कि सही है कि गलत हैं, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन लेते थे। यही है सत्यता को तोलना। आगे दिया है चौर और मन किसे कहते हैं। तो चौर और मन का मतलब तो ऐसे आत्मा होता है, लेकिन इसमें जो उल्लेख किया गया है चौर और मन, जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो पानी कहीं लग जाता था यानी समतल हो जाता था, दूसरे जगह को मिट्टी को काट कर दूसरे जगह कहीं ऊंच बना देता था, कहीं खाल कर देता था। इसी को चौर और मन कहा गया है। यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता था और पानी लग जाता था, वहाँ आसानी से खेती नहीं की जा सकती थी, उसे चौर कहा गया। और जो मतलब थोड़ा ऊंचा था, और जहाँ मतलब जब फसल लगाने के मौसम में वहाँ पानी उतर जाता था यानी हट जाता था, वहाँ पर फसल आदमी उगा लेता था, उसे मन कहा गया है। मतलब इस पाठ में जो उल्लेख किया गया है उसके अनुसार चौर और मन। उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी, तो इस प्रकार उनकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया है। चौर उसे कहा गया है जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में हो जाता है और इसमें खेती आसानी से होती है। जाड़े या गर्मी में हो जाता है, जाड़े या गर्मी में वो नहीं, यहाँ हो जाएगा हट जाता है, हट जाता है और इसमें खेती आसानी से होती है। मन गहरे और विशाल तल होते हैं जहाँ खेती आसानी से नहीं होती है। आगे दिया है कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो आप लोग जानते हैं कि गंडक नदी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो जो भगवान बुद्ध थे वह गंडक नदी के किनारे किनारे कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, मगध तक की यात्रा की थी। तो कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे किनारे की थी। तो 10 से सीधा 15-16 बताए हैं। इसके बीच में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक 12 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला, उसको हम बता दे रहे हैं।
चलिए, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोकर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 15-16 करा दिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन व्याख्या करने वाला है। दिया है वसुधारा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुधारा मतलब होता है भूमि, यानी भूमि पर रहने वाला मानव, और धर्माध यानी कि धर्म के लिए मार काट करने वाला मानव, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी लेखक कहते हैं कि वसुधारा भोगी मानव यानी कि इस धरती पर रहकर सभी सुख भोग कर भी इस धरती की जो भी प्राकृतिक संपदा है उसको मानव धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, यानी कि स्वार्थी हो गया है। जिस तरह कहते नहीं है, जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया, ठीक वही है वसुधारा भोगी मानव, यानी कि इस धरती पर रहने वाला मानव, और धर्माध मानव यानी कि धर्म के लिए मार काट करने वाला। जैसे कि एक जात को दूसरे जात मारता है, पीटता है, छोटा है, बड़ा है, हिंदू मुस्लिम, इस तरह जो दंगे फसाद होते हैं, मार काट होते हैं, वही कहते हैं धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि मानव भी इस भूमि पर रहकर, इस वसुधारा पर रहकर सभी सुख भोगता है और जो भी प्राकृतिक संपदा है उसको नष्ट कर देता है। और जो धर्माध मानव है वह भी एक धर्म को मानता है, दूसरे धर्म वाले आदमी को मारता है, काटता है। तो यही क्वेश्चन दिया है कि वसुधारा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको व्याख्या करना है। तो हम बताए थे कि व्याख्या करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ पंक्ति किस कहानी कविता से लिया गया है, इस पंक्ति के लेखक कौन है, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने हमें क्या कहने का प्रयास किया है, और उसके बाद इस पंक्ति के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो है कि वसुधारा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ वो सदा नीरा निबंध से संकलित जगदीश चंद्र माथुर बानी से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म के अंधे की तरह अनुकरण करने के भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगलों को काट दिया, उसी का मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को भी नष्ट कर दिया। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि यही कहने का प्रयास किए हैं। जैसे कि चंपारण में आप लोग जानते हैं कि बहुत घना जंगल था, लेकिन कई क्रांतिकारी आए, वहाँ बहुत सारा आंदोलन हुआ, धीरे धीरे जंगलों की कटाई हो गई, वहाँ का जो भी प्राकृतिक संपदा है उसको नष्ट कर दिया गया। दूसरा है ख नंबर, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मनो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने की प्रस्तुत करती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने यही कहने का प्रयास किया है कि धन्य है चंपारण की भूमि, जहाँ अनेक क्रांतिकारी आए, बहुत सारे खून खराबा किए और यहीं पे बस गए, उन सब अत्याचारियों को भी यह भूमि क्षमा कर दिया। तो यहाँ से आप व्याख्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वो सदा नीरा निबंध से संकलित जगदीश चंद्र माथुर बानी से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि यह भूमि महान है, यहाँ अनेक बाहरी व्यक्ति आए एवं कई क्रांतिकारी भी आए, उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाया या आकर यहाँ बस गए, परंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता जो सबको माफ़ कर दिया। तो वो सदा नीरा जो 7वां पार्ट है उसको हम लोग आज ख़त्म कर दिए। इसका लगभग 3 वीडियो बना है, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले बनाए हैं और ये इसमें तीसरा वीडियो है। अगर सब देखिएगा तभी आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बिहार बोर्ड के हिंदी मैथ जो कुछ भी है उसको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।